हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ओर से आप सभी का हमारी इस क्वेश्चन सीरीज़ 10th के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, पहले कुछ स्टूडेंट्स के जो क्वेश्चंस थे मैं उनका आंसर कर दूं, उसके बाद हम जो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कि जो नोटिफिकेशन होती है, लाइक जैसे अभी मेरिट लिस्ट निकली है हमारी फरीदकोट यूनिवर्सिटी की, उसके बाद अभी CHO का जो एग्ज़ाम है उसकी जो डेट है वो फिक्स हो गई है, उससे रिलेटेड कि हम अपने चैनल पे वो वीडियोस क्यों नहीं डालते। तो देखिए, मैं आपको पहले बता दूं कि वो जो नोटिफिकेशंस हैं उनका डायरेक्ट जो PDF है आपको हम ग्रुप में अवेलेबल करवाते हैं एट द टाइम। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है उसी टाइम पे आपको वो जो नोटिफिकेशन का PDF है वो आपको ग्रुप में अवेलेबल मिलता है। तो वो जो छोटी नोटिफिकेशन की जो वीडियोस होती हैं उनका आपको डायरेक्ट PDF अवेलेबल मिल रहा है, तो वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद सेकंड थिंग रही कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने बार बार यही पूछा है। देखिए, जब हमने ये जैसे जो PDF आपके सामने अवेलेबल है, तो इसके अंदर जो कार्डियम नर्सिंग एकेडमी का यहाँ पे देखिए कॉर्नर में आपको प्रॉपर जो एड्रेस है, घोड़े वाला चौक, सिटी पॉइंट, बठिंडा, पंजाब, और साथ में यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। और आप @कार्डियम नर्सिंग पे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप या बाय कॉल भी आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर अवेलेबल करवाया गया है, जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कार्डियम नर्सिंग से। उसके बाद बात रहती है थर्ड पॉइंट, जो काफ़ी स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन होंगे। तो देखिए, विद इन 5 to 10 डेज कार्डियम नर्सिंग एकेडमी के रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहे हैं, जिससे आप ऑफलाइन क्लासेस भी लगा सकते हैं। जो रेजिडेंस हमारा बठिंडा है वहाँ के हो, चाहे जो स्टूडेंट बाहर से हैं, तो वो सारे बच्चे ही, सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी लगवा सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विद इन 5 और 10 डेज आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन रहेगी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलिए, आज की जो हमारी बाकी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज, जो हम रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज 10th पार्ट पे आए हैं अभी। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब हमारी जो 9 सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो अब आप आई थिंक कि जैसे रैशनल हम लोग करते हैं वीडियो के अंदर साथ साथ क्वेश्चन के साथ, तो आपको कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी जो ज़रूरी हैं, जैसे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि बिशॉप हमारा स्केल था उसके बारे में उनको नहीं पता था, तो हमने लास्ट की वीडियो के अंदर वो कम्प्लीटली डिस्कस किया था और काफ़ी अच्छा उस स्टूडेंट ने बोला कि मतलब काफ़ी अच्छा रहा उनके लिए वो पॉइंट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आप साथ साथ में राइट डाउन भी कर सकते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, वो आपको इसके अंदर साथ साथ रैशनल कंप्लीट करवाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। A nurse should use the technique to change a dressing after surgery। एक नर्स क्या करती है, कौन सी टेक्निक का यूज करती है सर्जरी के बाद ड्रेसिंग को चेंज करने के लिए। आइसोलेशन, क्लीन टेक्निक, रेस्पिरेटरी टेक्निक या फिर एसेप्टिक टेक्निक। कौन सी टेक्निक का यूज करती है। आइसोलेशन मीन सेपरेट करना, क्लीन टेक्निक, ये देखिए दो तो जो हमारा, देखिए यहाँ पे अगर स्पेसिफिक सर्जरी दी होती तो हम वहाँ पे अलग बात थी, रेस्पिरेटरी टेक्निक का तब बात आनी थी, और ये टेक्निक हम यूज़ नहीं करते हैं किसी भी ड्रेसिंग के अंदर। आइसोलेशन और जो टेक्निक है उसके अंदर क्या होता है कि सेपरेट करना किसी को। अब क्लीन और जो एसेप्टिक टेक्निक है उसके अंदर आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगा कि कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं। तो देखिए, जो हमारी कोई भी सर्जरी होती है, अगर हम उसके बाद उस वुंड की, सर्जिकल वुंड की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा। देखिए, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं जब भी हम डायरेक्टली जो हमारे इंटरनल टिश्यू हैं, क्यों यूज़ करते हैं यहाँ पे एसेप्टिक टेक्निक, क्योंकि हम यहाँ पे जो हमारे इंटरनल टिश्यू है, म्यूकस मेम्ब्रेन है बॉडी की, जैसे लाइक हमारा कोई भी सर्जिकल वुंड ड्रेसिंग है, तो उसके अंदर हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, इसीलिए हम वहाँ पे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रैकियल ट्यूब यूज्ड इन अडल्ट। अडल्ट्स के अंदर इससे रिलेटेड जो पहले क्वेश्चन था, हमने पूछा था कि न्यूनेट के अंदर कौन सा यूज करते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज, वो भी मैं आपको बताती हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी। तो देखिए एंडोट्रैकियल ट्यूब का साइज पूछा है इन्होंने अडल्ट्स के अंदर, तो 2.5 to 4 mm, 5 to 6 mm, 8 to 9.5 mm, 5 to 9 mm। कितने mm का होती है हमारी एंडोट्रैकियल ट्यूब? तो देखिए अडल्ट्स के अंदर हमारी जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होती है वो 8 to 9.5 mm की होती है। कितनी होती है साथ साथ याद कीजिए, 8 to 9.5 mm की होती है। अब हम कर लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू एज क्या क्या साइज रहता है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। न्यू बोर्न इन्फेंट जो होता है उसके अंदर ऑप्शन ए ठीक रहेगा आपका, ठीक है। अगर न्यू बोर्न इन्फेंट की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो के अंदर था, न्यू बोर्न इन्फेंट के अंदर 2.5 to 4 mm की होती है। उसके बाद 0 to 4 ईयर का जो चाइल्ड है हमारा, उसके अंदर क्या होता है 4.5 mm की होती है, ठीक है, 4.5 mm की। उसके बाद बात करते हैं चिल्ड्रन अप टू 10 ईयर, जो अप टू 10 ईयर के चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं हम 5 to 7 mm की यूज करते हैं। उसके बाद अबो 10 ईयर, अगर अबो 10 ईयर हो तो 7 to 8 mm की, और अगर अडल्ट्स की बात आती है तो 8 to 9.5 mm की यूज करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ नाइसिन। नाइसिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज कंडीशन है जो अक्कर होती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पेलेग्रा, रिकेट्स, स्कर्वी एंड पर्नीशियस अनीमिया। कौन सी कंडीशन होती है? ऑप्शन ए इज राइट, पेलेग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। ध्यान से सुनिए, विच इज नॉट अ स्टेज ऑफ प्रोसेस ऑफ मेमोरी। मेमोरी की जो प्रोसेस होती है इनमें से नीचे दिए ऑप्शन में से कौन सी उसकी एक स्टेज नहीं है? रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्नाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी इज राइट, रीऑर्गेनाइजेशन मेमोरी की प्रोसेस में नहीं आता। मेमोरी की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, इनेबल करती है हमें, मेमोरी की जो प्रोसेस है वो क्या करवाती है, इनेबल अस टू एक्वायर, रिटेन एंड रिट्राइव, ठीक है, क्या करवाती है, एक्वायर, रिटेन एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। और क्या करवाती है उसके अंदर, कौन कौन से फेज होते हैं, फिर लर्निंग, फिर उसके बाद में रिटेंशन, फिर रिकॉल एंड फिर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। सबसे पहला फेज क्या आता है, लर्निंग आती है, रिटेंशन आता है, फिर रिकॉल करते हैं और फिर रिकॉग्नाइजेशन। सो रीऑर्गेनाइजेशन कोई भी फेज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वाज स्टार्टेड इन द विच ईयर। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये एग्जाम्स के अंदर, 1975, ठीक है, 1975 के अंदर ICDS जो सर्विस स्कीम थी हमारी वो स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्डिनल मूवमेंट अक्कर बिफोर, कार्डिनल मूवमेंट अक्कर बिफोर एक्सपल्शन इज। अब कार्डिनल मूवमेंट कौन सी होती है बिफोर एक्सपल्शन? किसके एक्सपल्शन की बात कर रहे हैं? ये आपका OBG का क्वेश्चन है। इंगेजमेंट, क्राउनिंग, एक्सटर्नल रोटेशन और इंटरनल रोटेशन, ठीक है। कार्डिनल मूवमेंट कौन सी होती है जो एक्सपल्शन से पहले अक्कर होती है? तो देखिए पहली जो होती है इंगेजमेंट होता है, फिर फ्लेक्शन होता है, फिर इंटरनल रोटेशन होती है, फिर क्राउनिंग होती है, फिर एक्सटेंशन ऑफ हेड होता है, रेस्टिट्यूशन होता है, एक्सटर्नल रोटेशन होती है, एक्सपल्शन ऑफ द ट्रंक होता है। तो उससे पहले क्या होता है हमारा एक्सटर्नल, जो हमारा एक्सपल्शन है उससे पहले कौन सी प्रोसेस होती है? एक्सटर्नल रोटेशन। सो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिम्टम्स ऑफ स्टेफाइलोकोकस यूरिस पॉइजनिंग अक्कर विद इन आवर्स ऑफ फूड इंजेशन। जो सिम्टम्स होते हैं स्टेफाइलोकोकस यूरिस पॉइजनिंग के, जैसे फूड पॉइजनिंग, जब जैसे ही हम फूड इंजेस्ट करते हैं तो उनके उसके विद इन कोई भी हमने इन्फेक्टेड फूड खा लिया या फिर कोई पॉइजन ऐसा कोई एलिमेंट आ गया फूड के अंदर, तो विद इन कितने आवर्स में जो पॉइजनिंग है वो स्टार्ट हो जाती है? 1 to 2 आवर, 2 to 4 आवर, 5 to 12 आवर एंड 12 to 36 आवर। तो ये कब स्टार्ट हो जाती है? 2 to 4 आवर्स के अंदर। उसके बाद थायराइड हार्मोन्स आर, थायराइड हार्मोन कौन कौन से हैं? ट्राईआइडोथायरोनिन ओनली, थायरोक्सिन ओनली, ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन, नन ऑफ द अबोव।
देखिए हमें पता है थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं T3 और T4, तो ट्राईआइडोथायरोनिन एंड थायरोक्सिन, बोथ A and B, so option C is right. Next question is early pregnancy in human being. Early pregnancy in human being is maintained by placenta, corpus luteum, breast secretions and Graafian follicle. तो कौन मेंटेन करके रखता है अर्ली प्रेगनेंसी को ह्यूमन बींग्स के अंदर? तो देखिए प्लेसेंटा तो बाद में बनता है, वो क्या करता है, फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। ब्रेस्ट सिक्रेशंस नहीं, ग्राफियन फॉलिकल, देखिए मैं पूरा जो प्रोसेस है वो बताती हूँ आप लोगों को। ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओव्यूलेशन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है हमारी, जिसने ऑफलाइन जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं अगर वो अटेंड की थी ओबीजी की ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उन स्टूडेंट्स को ये बहुत अच्छे से आता होगा कि देखिए ग्राफियन फॉलिकल्स आफ्टर ओव्यूलेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, येलो कलर का, स्मॉल येलो कलर का एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होता है, जो किसकी इन्फ्लुएंस में होता है, एलएच की इन्फ्लुएंस में, ठीक है, लिटेनाइजिंग हार्मोन की इन्फ्लुएंस में। उसके बाद में क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या सिक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, इनहिबिन और एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, जो क्या करके रखते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। कब तक मेंटेन करके रखते हैं, 12 वीक तक। 12 वीक तक वो क्या करके रखते हैं, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। तो कौन मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज अ कॉन्टेजियस डिजीज, कौन सी एक कॉन्टेजियस डिजीज कौन सी है, मीन्स जो सेपरेट हो सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, मलेरिया, टीबी, फिलेरिया, हुकवॉर्म। सो ऑप्शन बी इज राइट, ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और ये स्प्रेड हो सकता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। बर्थ एंड डेथ एंड बर्थ इनटू अ कम्युनिटी रिपोर्टेड बाय, डेथ और जो बर्थ होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है बर्थ की, इनटू अ कम्युनिटी रिपोर्ट बाय LHV, MPHW, ANM, आंगनवाड़ी, इन सब की फुल फॉर्म हमारी जो कम्युनिटीज़ की वीडियो है हम आपको उसमें बता चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, जो हमारी बर्थ और डेथ रेट होती है, जितने भी बर्थ हुए हैं, कितने डेथ होती हैं, तो आंगनवाड़ी वर्कर्स क्या करती हैं, उनको रिकॉर्ड करके रखती हैं अपने पास, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल सस्पेक्ट दैट अदर पीपल विल हार्म हिम, तो कौन सा पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर पर्सन ये सोचता है कि कोई दूसरा पर्सन मुझे मारना चाहता है, साइक्लोथीमिक, हाइपोमेनिक, मेलनकोलिक या पैरानोइड। तो देखिए जो पैरानोइड वाले पर्सन होते हैं, जैसे पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया वाले जो पर्सन होते हैं, जिनको पैरानोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, उसके अंदर वो पर्सन क्या सोचता है कि जो दूसरा पर्सन है वो मुझे मारना चाहता है, ठीक है। वो दूसरों को देख देख के ऐसी बातें करता है खुद से कि ये मेरे को हार्म करना चाहता है, ये मुझे मारना चाहता है, या इसने मुझे मारा है पहले, ये ऐसा सोचता है, तो वो क्या है, पैरानोइड टाइप का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ, नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की प्रोसेस के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो इन्वॉल्व नहीं है, पाइप, सेंडर, मैसेज, चैनल। तो 5 जो एलिमेंट्स हैं वो है हमारा सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, फिर रिस्पॉन्स होता है और फिर उसके बाद में फीडबैक आती है। तो पाइप क्या है, इनमें से एलिमेंट नहीं है हमारी कम्युनिकेशन प्रोसेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ, किसका मीनिंग पूछा है इसने, मीनिंग ऑफ हिमेटोचेजिया, ठीक है। हिमेटोचेजिया का मीनिंग क्या होता है, ब्लीडिंग बाय माउथ, ब्लीडिंग पर रेक्टम, ब्लीडिंग इन गम्स एंड ब्लीडिंग इन लंग्स। तो ऑप्शन बी इज राइट, ब्लीडिंग पर रेक्टम। हिमेटोचेजिया के अंदर क्या होता है, देखिए हिमेटेमेसिस, बच्चों को कंफ्यूजन होती है, हिमेटेमेसिस के अंदर क्या होता है कि वोमिटिंग आती है ब्लड के अंदर, ठीक है, मतलब वोमिटिंग में ब्लड आता है, सॉरी, हेमेटेमेसिस के अंदर क्या होता है, जो हमारी वोमिटिंग आती है उसके अंदर ब्लड आता है, ठीक है। उसके बाद में मेलिना के अंदर क्या होता है, 3 जो टर्म है उसके अंदर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मेलिना के अंदर क्या होता है, पैसेज होता है ब्लैक और टेरी स्टूल का, ठीक है। और हिमेटोचेजिया के अंदर क्या होता है, पैसेज होता है फ्रेश ब्लड पर एनस, यूजुअली इन और विद स्टूल, मीन्स स्टूल के साथ भी या उसके मतलब बाद भी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हिमेटोचेजिया।
ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इज यूज्ड इन क्रायोसर्जरी। क्रायोसर्जरी के अंदर हम कौन सी गैस का यूज करते हैं? CO, CO2 या फिर H2 या फिर लिक्विड नाइट्रोजन। कौन सी गैस का यूज करते हैं हम क्रायोसर्जरी के अंदर? तो हमारा जो ऑप्शन डी रहेगा वो सही रहेगा। जो हमारी लिक्विड नाइट्रोजन है हम उसका यूज करते हैं क्रायोसर्जरी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है लिक्विड नाइट्रोजन हमारी क्रायोसर्जरीज के अंदर। तो हमारी जो आज की टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन जो हमारे 15 है वो ऐसे ही कंप्लीट होते हैं। तो बने रहिए कार्डियम नर्सिंग के साथ, ताकि आगे भी आपको कोई भी नोटिफिकेशन या ऑफलाइन या आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू।